तो तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये दोनों चैप्टर के बारे में बताता हूँ और ध्यान से समझिए और मैं आपको 5 मिनट में इसको कंप्लीट करूंगा। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लभाजे ने तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो लभाजे किया था, 18वीं शताब्दी में किया। संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण कैसे? अब आता है डोबरेन का तिर्यक आया 19वीं शताब्दी में। इसने जल समूह तिर्यक था, तिर्यक के नियम की घोषणा की जिसके मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु द्रव्यमान करने वाले शेष दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत होता है। इसे डोबरेन का तिर्यक भी कहते हैं। और इस तरह से कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, लिथियम के परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जानेंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, लिथियम का 7 होता है। और जब डोबरेन चला गया, लवाजे चला गया, तब आया 1865 से 66 में अंग्रेज रसायन जॉन न्यूलैंड्स, और जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा क्या बताया गया? यदि तत्व को अनेक उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। और अष्टक न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स ने संगीत के नियमों पर रसायन की विधि और तत्वों का वर्गीकरण करने की दिमाग लगाया। जन्म मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी पश्चात अपनी मां के स्थान उन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिल हो गया और आवर्त नियम के प्रतिपादन किया। क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर से और आवर्त नियम लिखे, मेंडलीव के बारे में व्याख्या करें। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, निर्धन कैसे हुआ, ये सब। आवर्त सारणी किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में कितने आते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी में होता है क्लास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। और ये अष्टक नियम के अनुसार अपना दिमाग ये लगाते हैं। और हाइड्रोजन का स्थान इस तरह से धातु एक्स किरणों पर अध्ययन किया 1913 में। मोस्टली ने बताया कि कैथोड किरण कैसे काम करता है। फिर 8वें वर्ग में 3 तत्वों के एक साथ रहकर एलिमेंट्स को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सभी एलिमेंट्स को सेट करना आसान हो पाया। अष्टक गैस के नियम, नोबेल गैस भी कहा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विगड़ती आगे तो बढ़ा, हेल्पफुल रहा केमिस्ट्री के लिए और ज़्यादा योगदान भी रहा। इसमें अपने एलिमेंट्स के नाम ज़्यादा याद रखिएगा। आयरन की धातु ऊर्जा क्या है, लिथियम क्या है, इस तरह से। हाइड्रोजन का स्थान, हीलियम का स्थान कैसे होता है, वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास, परमाणु संख्या, धातुई अधातुई गुण, परमाणु का आकार, तत्वों की क्रियाशीलता, ये सब जान पाएंगे। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। वर्ग 1 के तत्व का क्षार धातु कहलाते हैं। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण के बारे में जाना, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बोलता हूँ। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार रूपरेखा लिखे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अति लघुत्तरीय के बारे में बात करिएगा तो तत्वों के अष्टम नियम के क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु को बताए, उनमें से एस अक्षर के प्रारंभ के बाद, ये सब के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ प्राकृतिक संसाधन का प्रवर्धन कैसे हुआ। देखिए हम लोगों ने पिछले कक्षा में वायु के बारे में, स्थान के बारे में, वायु के बारे में देखिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इस सम्मेलन में विश्व के सभी औद्योगिक देशों को एक क्यू प्रोटोकॉल लगाया गया। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अब क्यू प्रोटोकॉल 1, क्यू यूरो 2, यूरो 3, यूरो 5 आया। ये 1992 में, 1995 में, 1999 में, 2005 में। इसमें हाइड्रोजन कार्बन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उत्सर्जित गैस को कैसे लिमिट किया जा सकता है, CO2 गैस को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर में दिमाग लगाया गया। जहाँ की बैठक हुआ जिसको बोले यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 5 बोला गया। फिर गंगा नदी में कैसे दूषित हो रहा है, ये सब के बारे में, दूषित के रिलेटेड ज़्यादा बात हुई। और रिसाइकिल के ऊपर वन एवं वन्य जीवन के बारे में कैसे सुरक्षा पहुंचेगा, इस सब के बारे में बात हुआ। वन्य जीव कौन कौन है उसके बारे में, वन के बारे में, जैसे वन्य जीवों में परिवर्तन। हमारे देश के प्रमुख वन्य जीव शेर, बड़ा सिंह, काला मिर्ग, नीलगिरी लंगूर, मगरमच्छ, घड़ियाल, स्वर्ण लंगूर आदि। भारत में 37 वर्ष पहले 1970 में वन्य जीव के बारे में, संरक्षण के बारे में बात चली थी। गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास से बहुत चिपको आंदोलन कैसे हुआ, इसके बारे में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना होगा। प्रयोजन क्या है, टेरी बांध का निर्माण कैसे हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2,17,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई हुआ, बिजली का उत्पादन हुआ, दिल्ली महानगर को जल की आपूर्ति दिया गया और इस तरह से बांध की आवश्यकता पड़ा। हिमाचल प्रदेश में कैसे कुल्लू पहाड़ी भागों में सिंचाई के लिए स्थानीय व्यवस्था की गई थी, इस तरह से, जिसे कुल्लू के नाम से जाना भी जाता है। ब्रिटिश काल में भी खासकर नगरों में जल की आपूर्ति के लिए देश के छोटे छोटे जल सरदार सरोवर बांध के बारे में भी बात करेगा और क्वेश्चन पूछ सकता है।
ऊर्जा स्रोत क्या है, ऊर्जा स्रोत के बारे में, सूर्य ऊर्जा का निरंतर स्रोत क्या है, ऊर्जा की भूमि क्या, सौर पवन ऊर्जा क्या है ये पूछेगा, बायोगैस क्या है ये पूछेगा। तमिलनाडु में बड़े बड़े पवन संयंत्र लगे हुए हैं, 1850 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। और भारत में संसार में पवन गैर परंपरागत ऊर्जा का सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के रिलेटिव, कोयला, पेट्रोलियम गैस जैसे जीवाश्म ईंधन की मात्रा पृथ्वी है। 1991 में केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन निर्माण के लिए उत्सर्जित संबंध मापदंड जैसे यूरो 1 तथा यूरो 2 लागू किया गया है। ऋषिकेश से कोलकाता का तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए लक्ष्य से गंगा कार्यन्वयन योजना की शुरुआत की गई थी। प्राकृतिक संसाधन का प्रवर्धन, अनेकों सारा आपको शोकेस करेंगे और तैयारी रखेंगे, आपका साइंस सुपर जाएगा, बेस्ट होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, आसान तरीका से, आसान भाषा के साथ। उससे इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और साथ में अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देंगे ताकि उन सभी को केमिस्ट्री समझ में आ सके और केमिस्ट्री का एग्जाम। तो डियर, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? इस तरह के वीडियो अगर जानना चाहते हैं, मुझे बनाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा और आप सभी को हेल्प कर पाऊंगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।